गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। तो अपन कैपेसिटर की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो अगर आप कैपेसिटर का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली हो क्या रहा है, आपने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया, इस पे हो गया प्लस क्यू चार्ज और इस पे हो गया माइनस क्यू चार्ज। सर इस पे प्लस इस पे माइनस, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ये इसके पास आना चाहेगा, ये इसके पास, मतलब कैपेसिटर की प्लेट जो है एक दूसरे के पास क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सर ये इधर फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाएगा, फिर एक समय आएगा चिपक जाएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हो जो फोर्स होता है डैट इज नथिंग बट क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। लेकिन ई किसका, ई किसका, जिस जगह पे आप, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर सपोज मैं निकाल रहा हूँ तो इस प्लेट को छोड़ करके जितने भी चार्जेज हैं उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्यू इंटू ई। इस पॉजिटिव प्लेट को छोड़ करके ये नेगेटिव प्लेट का, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप कहोगे सर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि आप ई नेट में जानते हो, अगर आप फोर्स का नेट वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो जिस जगह पे निकालना चाह रहे हो उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें। तो सर अगर इसको छोड़ दूँ पॉजिटिव प्लेट हुआ तो ये निगेटिव, तो निगेटिव पे चार्ज डेंसिटी सर सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए, क्यू डिवाइडेड बाई ए। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखे क्यू इंटू सिग्मा के जगह पे क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट आया वो क्या आया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की वैल्यू क्या आ गई पैरेलल प्लेट में, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे इसकी बीच की सेपरेशन d है, तो इसको रोकने के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। कौन सी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा। होगा क्या कि सर अगर मान लीजिए कि अगर ये फोर्स आ रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी आई, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, इनके बीच में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला कि ताकि ये रुकने से बच जाए, मतलब चिपके न। अगर प्लेट्स को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक डालने पड़ेंगे। और उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा, तो इसमें इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड निगेटिव, और यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस्ड पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं अब इस पॉइंट पे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इंटू क्यू चार्ज ऑन सरफेस एरिया A है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q इंटू ई नेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन E किसका, इसको छोड़ करके, तो अगर आप इसको छोड़ दें तो आपके पास माइनस सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई प्लस माइनस सिग्मा। तो अगर आप इनका नेट इफेक्ट इस पे देखें तो ये निगेटिव, इस पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा। इसका ये अगर पॉजिटिव है इंड्यूस्ड चार्ज, ये पॉजिटिव, तो इसका नेट इफेक्ट इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल एंड अपोजिट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इसकी वजह से आएगा। अच्छा यहाँ पे
Q इंटू इसके सिग्मा दिस वन। तो फोर्स की जो वैल्यू आई Q इंटू सिग्मा नेगेटिव ये, तो सर इसकी वैल्यू कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने K डाला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाला है, तो फोर्स में कोई अंतर नहीं। देखो Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा बराबर Q बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितना Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। जितना पहले फोर्स था उतना ही फोर्स आया है, उससे न कम हुआ न ज़्यादा हुआ। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक जब नहीं डाला गया तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है, लेकिन रोक के रखा है, ये रोक के रखा ये है। तो सर इसमें डाइलेक्ट्रिक डालने से एक तो फ़ायदा हो गया, एक तो रुक गया। अब अगर रुका है तो देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं। अगर मान लें कि सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज एक मान लें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग थिकनेस T, और यहाँ पे आपके पास इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K? ये T है, ये X है, और टोटल जो दूरी है वो D है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, D माइनस T प्लस X, ये होगी दूरी। अब यहाँ पे अगर ये टर्मिनल A है, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, ये टर्मिनल B, तो मुझे C इक्विवेलेंट लिखना है। क्या लिखना है, C इक्विवेलेंट। तो टोटल चार्ज Q बराबर CV, तो C बराबर Q बाई V, लेकिन V किसका, ये यहाँ से A से लेके B तक, VAB। तो वैल्यू कितना, Q VAB क्या लिखूँ, तो सर इसको मान लिया V1, इसको मान लिया V2, इसको मान लिया V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो आपने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, E बराबर इज इक्वल टू V बाई X बराबर V बराबर E इंटू X। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना, सिग्मा अपान, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू X। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू इसकी जो थिकनेस T है। तो आपने V1 लिख दिया, दिस वन इज V1, दिस वन इज V2, सिमिलरली V3 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, सारी चीज़ें, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख रहे हैं और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, Q डिवाइडेड बाई V1 के जगह पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू X, प्लस V2 के जगह पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू T। यहाँ पे सिग्मा अपान वैल्यू कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इस चार्ज की वजह से दूरी कितनी है, D माइनस T प्लस X। तो यहाँ पे वैल्यू कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस X। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट C इक्विवेलेंट। क्या आएगी, एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन K A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ऐसे ये आपके पास इक्वेशन आएगी। एप्सिलॉन 0
इंटू ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो सर अगर मान लो कि 3-4 स्लैब हो जाए, लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया। तो अगर सर 3-4 स्लैब हो जाए, पॉज कर लेंगे वीडियो। तो सर अगर 3-4 स्लैब हो जाए, मान लेंगे कि सर 3-4 स्लैब हो गई, हमारे पास 3-4 स्लैब हो गई, उनकी वैल्यू कितनी होगी? अगर 3-4 स्लैब हो गई, मान लें कि यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इसकी थिकनेस T1, ये T2, ये इसकी थिकनेस T3, T2। तो अब यहाँ पे पहले 2 का सीखते हैं, पहले 2 का सीखें। तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्मिनल, ये A है, ये B है, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, इसका थिकनेस जो है ये T1 और इसका T2। तो आपने क्या फार्मूला डिराइव किया? सर आपने C इक्विवेलेंट बताया एप्सिलॉन 0 इंटू ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। तो डी माइनस जितना भी थिकनेस है ये, तो वैल्यू कितना? T1 प्लस T2 प्लस टी बाई के, समेशन ऑफ टी बाई के। तो वैल्यू कितना? इसका लेटेस्ट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, तो ये T बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ये इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आपसे कई बार पूछता है कि अगर पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक भर दे, पूरा का पूरा मेटल में क्या ये जो स्पेस है पूरा का पूरा अगर डायलेक्ट्रिक भर दिया जाए, मतलब इसमें कहीं स्पेस ही न छूटे, इसमें कोई स्पेस छूटे नहीं, पूरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? तो आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका, इस पॉइंट पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो एक बात बताओ, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर दूरी d है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C इक्विवेलेंट बराबर Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट बराबर Q बाई V। लेकिन V किसका? E इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी? E इंटू एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, E सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू दूरी D, तो वैल्यू रख दे Q डिवाइडेड बाई, सिग्मा के जगह पे क्या रखूँ? Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू के बाई डी। तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ए एप्सिलॉन 0 इंटू के डिवाइडेड बाई डी, ये आपके पास सी इक्विवेलेंट आ गया। इसका मतलब क्या समझते हो कि सर अगर पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक भर दे, पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक भर दे, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? के टाइम्स इंक्रीज हो गई। पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक भर दिया तो फायदे का सौदा है ये। तो सर मतलब डायलेक्ट्रिक भरा जाने लगा और डायलेक्ट्रिक भर भर के कैपेसिटेंस बढ़ाया जाने लगा। बात ये है कि कैपेसिटेंस तो बढ़ना चालू हो गया, किसी के मन में ख्याल ये आया कि सर अगर इसको मेटल प्लेट कर दे, मेटल प्लेट कर दे, तो इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो एक बात बताओ, कैपेसिटेंस सर इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन आप ये जानते हो कि अगर कोई कंडक्टर भर देते हो तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। फिर तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कैपेसिटेंस तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है? ये तो अच्छी बात हो गई। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा आपके साथ एक क्वेश्चन से बात करें कि मान लें कि हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास डिफरेंट, मान लें कि ये 2 कैपेसिटर की प्लेट्स है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है,
अगर यहाँ पे इस प्लेट पे ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस पे k की वैल्यू 2 है, इस पे k की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 3। तो अगर मैं इनके बीच और ये जो दूरी है इस तरीके से, ये 0,0, ये d, ये 2d, 3d, 4d, 5d तक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ जो होगा, यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना? सिग्मा अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 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 4 जगह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। तो अगर मान लो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का ये है इस दूरी तक, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी, अगर आप ध्यान से देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये यहाँ पे मिनिमम हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको फिक्स करता हूँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो उसका जस्ट आधा अगले में हो गया, जस्ट आधा अगले में हो गया, फिर उसका जो है ये इसका 1/3 अगले में हो गया यहाँ तक, फिर क्या हुआ, यहाँ से स्पेस फिर आधा हो गया, फिर यहाँ पे सिग्मा, इसमें सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फिर उठा, ये फिर उठा, फिर यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर 1/3 हो गया, यहाँ तक चला गया, फिर क्या है, फिर उठा, फिर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन हुआ वो कुछ ऐसा हुआ, ऐसा पैटर्न। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मान लो कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं आपसे स्लोप की डिमांड करता कि सर स्लोप क्या होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अगर स्लोप की बात करता, किसकी? स्लोप की। आपने नोट डाउन कर लिया? जल्दी से नोट डाउन करें। अगर मान लो कि मेरा क्वेश्चन ऐसा होता कि सर मान लीजिए कि हमें स्लोप चाहिए, v वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ, दिस इज पोटेंशियल v वर्सेस x चाहिए, तो आप करोगे क्या? तो आप कहोगे कि जो e होता है डेट इज माइनस dv ओवर dx, माइनस dv ओवर dx। सर विद निगेटिव स्लोप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी स्लोप वो भी निगेटिव, तो सर E वर्सेस T, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव स्लोप, अगर यहाँ पे इसको मैं मार्क करूँ, इसको मैं मार्क करूँ, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। अभी ये क्या है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, फिर ये ज़्यादा, फिर ये कम, इस तरीके से वेरिएशन है। तो सर ये वाला ऐसे ज़्यादा स्लोप, यहाँ से ज़्यादा स्लोप, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा स्लोप, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका जस्ट आधा स्लोप, नेगेटिव स्लोप है। फिर जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन मैंने इसको ऐसे ले गया, आधा स्लोप, इसका जस्ट आधा स्लोप, पहले से कम स्लोप है ये, पहले से, या इसको ऐसे कर ले, पहले से कम स्लोप। फिर क्या है, फिर आपके पास सिग्मा अपान, फिर उतना ही जितना वो था उतना ही स्लोप, फिर क्या है उसका 1/3 स्लोप, जाना इसको सीधे चाहिए था लेकिन इसका 1/3 यहाँ पे, फिर क्या है, फिर उतना ही स्लोप जितना पहले था, फिर यहाँ पे इस तरीके से वेरिएशंस किसका है, ये जो एंगल आया, ये स्लोप का जो एंगल आ रहा है,
ये जो स्लोप का एंगल है, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका और इसका तीनों का स्लोप इक्वल है। मतलब थीटा, इसका थीटा, इसका थीटा, थीटा, थीटा तीनों बराबर हैं। लेकिन ये और ये, इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप तो ये, सबसे कम स्लोप ये वाला है, दिस वन। तो इस तरीके से आपके साथ स्लोप का भी वेरिएशन पूछा जाएगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, सर स्लोप समझ गए पोटेंशियल के साथ। अब अगर हम बात करें कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई हैं, मान लीजिए कि दो कैपेसिटर हैं, सॉरी एक कैपेसिटर है, ये प्लेट ए है, ये बी है। ऑलराइट, प्लेट ए एंड प्लेट बी। तो अगर यहाँ पे प्लेट ए और प्लेट बी है, तो एक बात बताएं कि इस पे पॉजिटिव और इस पे पूरा नेगेटिव से पूरा नेगेटिव। अगर मान लो इसको पूरा भर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक से, कैसे? डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इस पे K2। एक बात बताएं, डाइलेक्ट्रिक ऐसे, इसका एक्चुअल पर्पज ये, इसको पीछे इस तरीके से इसको प्रोजेक्टेड करें तो आपको इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, सेपरेशन D है। तो एक बात बताएं, अगर सेपरेशन D है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल पे है, और ये भी क्या है? कॉमन पोटेंशियल पे है। मतलब अगर यहाँ पे इसका कहने का मतलब कि ये कैपेसिटेंस और इसका ये कैपेसिटेंस दोनों एक कॉमन टर्मिनल पे जुटे हैं। लेकिन सर C1 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं C1 लिखना चाहूँ तो सर ये A ये B, C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 इक्वल टू, इसको C1 मान लो, इसका C2 मान लो। तो आपने क्या पढ़ा? एप्सिलॉन 0 KA/D। तो एक बात बताएं, यहाँ से एप्सिलॉन 0 KA/D में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A/2, और इसका भी कितना? A/2। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर लिखा गया एप्सिलॉन 0 K1 A/2 KA/D। सेपरेशन तो सर D है। सिमिलरली C2 क्या लिखा गया? एप्सिलॉन 0 K2 A/2 इंटू D। तो ये दोनों C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ये दोनों C इक्विवेलेंट बराबर आपने पढ़ा C1 प्लस C2, डायरेक्ट एडिशन करते हैं तो वैल्यू क्या हो गई? एप्सिलॉन 0 K/2 A/2 K1 डिवाइडेड बाई D प्लस एप्सिलॉन 0 A/2 इंटू K2। तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन आ रही है, एप्सिलॉन 0 A/2D K1 प्लस K2, ये आपके पास इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। इस तरीके से अगर इसमें 3-4 प्लेट डाल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कि सपोज सर 3-3, 4-4 प्लेट डाल दी गई है, 3-3, 4-4 प्लेट अगर सपोज डाल दी गई, फिर क्या होगा? मान लीजिए सर कि ये कैपेसिटेंस है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, ऐसे 3 प्लेट डाल दी गई, और ये A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको व्यू समझ में आए। ये ऐसे, ये कैपेसिटेंस B है, इसका प्लेट B है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3। अंतर क्या होगा? अभी भी ये A, ये B, ये C। तो अगर यहाँ आप देखें, ये A, ये B, ये C, ये पूरा A टर्मिनल, इसका पूरा B टर्मिनल, तो तीनों आपस में पैरेलल। C1 की वैल्यू बताएं। C1 बराबर आपने पढ़ा एप्सिलॉन 0 KA/D, तो K1 A/3 लिखेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? A/3 और A/3।
तो के एप्सिलॉन 0 K1 A/3/D, सेपरेशन तो D ही है सर। यहाँ पे भी वही वैल्यू C2 बराबर एप्सिलॉन 0 K2 A/3 × D। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 एप्सिलॉन 0 K3 A/3 × D। अब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो C इक्विवेलेंट सर C1 + C2 + C3। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो ध्यान से, एप्सिलॉन 0 A/3D ये कॉमन, तो वैल्यू क्या है K1 + K2 + K3। तो ये आपके पास क्या आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया। करने का तरीका यही है। अब सर कि अभी तो आपने पैरेलल लगा रहे हैं, सीरीज पैरेलल भी हो सकता है। तो अगर मान लें कि क्वेश्चन से बात करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाओ। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर की प्लेट ऐसे है, एक कैपेसिटर आपने ऐसे लगाया और एक ऐसे कर दिया, ऐसे, ये A पॉइंट, ये B, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने बना दिया। ये टर्मिनल B, ये A/2, ये मटेरियल ये K1 का है, ये K2 का है, ये K3 का है। तो इसको बच्चे गलती क्या करते हैं, सर ये भी A/2 ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप इस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो, इस पॉइंट पे अगर आप कंसंट्रेट हो तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना, E × D, E की वैल्यू σ/ε0 × K1 इंटू सेपरेशन। ये मान लो कि अगर टोटल D है तो ये D/2, तो एप्सिलॉन 0 × K1 × D/2। एक तो ये है इसका, वो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E × D। यहाँ पे कितना होगा, एप्सिलॉन 0 K2 × D/2। सिमिलरली कहने का मतलब यहाँ पे K2, यहाँ पे K1, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। इसका मतलब आपस में ये दोनों क्या हैं, सीरीज में हैं। तो एक तो हो गया सीरीज में। अब इसको करने का तरीका, इसको जस्ट हाफ कर दे। अगर ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे है तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग, इसको K1 मान लें, इसको भी K1 मान लें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये और ये आपस में तो सीरीज में है सर, आपस में ये और ये सीरीज में, और ये भी क्या है आपस में सीरीज में है, ये भी आपस में कैसे हैं, सीरीज में। फिर इसका पूरा और ये पूरा आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ पे पॉइंट B हो गया, यहाँ पे पॉइंट A हो गया सर। ऑलराइट, तो सर यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मैं C1 लिखना चाहूँ तो वैल्यू कितनी होगी, बोलो, एप्सिलॉन 0 KA/D। तो एप्सिलॉन 0 K की जगह पे क्या रखूँ, K1, A कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 डिवाइडेड बाई D/2। सिमिलरली C2 की क्या वैल्यू होगी, एप्सिलॉन 0 K2 × A/2 डिवाइडेड बाई D/2। सिमिलरली C1 भी फिर होगा, तो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 K1 A/2 डिवाइडेड बाई D/2। सिमिलरली C3 क्या होगा, C3 बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 K3 A/2 डिवाइडेड बाई D/2। तो इस तरीके से आपके पास अब ये और ये कैसे आपस में सीरीज में, ये और ये कैसे सीरीज में, फिर ओवरऑल दोनों क्या हैं, पैरेलल में। तो आप पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी, देखो C2 और C1 सीरीज में है तो वैल्यू क्या, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। ये तो ऊपर वाले का आया, ऐसे नीचे वाले का भी आएगा, क्या आएगा,
C1 C3 अपान C1 प्लस C3। अब ये आपस में दोनों पैरेलल में हैं तो आपके पास C इक्विवेलेंट आ गया ओवरऑल इसका। अब C1 पता है, C2 पता है, C3 पता है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये करने का तरीका है, कैपेसिटेंस के साथ खेलने का तरीका ये है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सर कि ये सब तो समझ में आ रहा है, ये सब तो समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाए, कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाए। अब बात यहाँ पे आती है, अगर कैपेसिटेंस लिखना आ गया तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कैपेसिटेंस लिखना आ गया आपको तो हो सकता है वेरिएबल कैपेसिटेंस आ जाए। अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस आ जाए फिर क्या करेंगे? तो वेरिएबल का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन। किसका? डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन। डाइलेक्ट्रिक एक्स और वाई के साथ कैसे वेरी होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर है ऐसे, ये सर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑलराइट। ये है आपके पास ऐसे, ऐसे है। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स में वेरिएशन, ये वाई में वेरिएशन और ये पीछे जेड में वेरिएशन। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है, हो सकता है एक्स का फंक्शन हो सकता है वाई का फंक्शन हो, वो किसी का फंक्शन हो सकता है। मान लिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द फंक्शन ऑफ एक्स। तो करने का तरीका क्या है? करने का तरीका सर, एक्स पे जा करके, यहाँ से एक्स दूरी पे जा करके dx स्ट्रिप का, ये वेरिएशन विद एक्स है, एक्स पे जा करके dx स्ट्रिप का हमने एक स्लैब काटा, थिकनेस का कितना? dx थिकनेस की। अगर ये dx थिकनेस की स्लैब काटी तो इसका एरिया कितना हुआ? अगर आप देखें ध्यान से तो आपके पास अगर इसकी साइड जो है, साइड्स ऑफ ए दिया है, इसका एक साइड ए है, तो यहाँ पे ईच साइड, अगर ये ए है, ये स्क्वायर प्लेट है, इनकी बीच की सेपरेशन डी है, पैरेलल प्लेट यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे ए लगा है। तो एक बात बताएं, ये जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो सर कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो DC1 क्या लिखूं? एप्सिलॉन 0 K/D। तो एप्सिलॉन 0 K के जगह क्या रखूं? K ऑफ X। एप्सिलॉन 0 KA, एरिया क्या रखूं? A इंटू dx। क्या रखूं? A इंटू dx डिवाइडेड बाई, सेपरेशन कितना है इनके बीच का? D। सेपरेशन क्या है? D। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब सर ये आपस में पैरेलल बहुत सारे जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पूरा कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल है। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? DC1 प्लस DC2 एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से? 0 से लेके x तक, 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक, चूंकि ये a है तो 0 से लेके a तक क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो आपके पास क्या हो जाएगा? DC1 आ जाएगा। अगर मान लें कि सर ये तो x में वेरिएशन है तो हमने ऐसे लिखा, हो सकता है कि वेरिएशन y में भी हो जाए, हो सकता है वेरिएशन किस में हो जाए? y में हो जाए। फिर कैसे लिखेंगे नेट कैपेसिटेंस? तो मान लेंगे कि मान लो कि हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटर था, इसका ये इसका साइड्स हैं, स्क्वायर प्लेट हैं, ये ए है, ये ए है। अब वेरिएशन वाई में है, अगर ये वाई है, ये एक्स है, तो डाइलेक्ट्रिक इनके बीच की सेपरेशन डी है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक वेरिएशन है के
के द फंक्शन ऑफ वाई है। तो अगर वाई का फंक्शन है तो कैसे करेंगे, वाई पे जा करके डी वाई थिकनेस की स्लैब काटेंगे, वाई पे जा करके डी वाई थिकनेस की स्लैब काटेंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो पूरा है ये आपके पास DC1 है, वाई पे जा करके डी वाई थिकनेस की अगर हम स्लैब में लिख पाऊँ तो सारे फिर आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे, फिर सबका समेशन कर लेंगे। तो जो DC1 लिखा गया, DC1 की वैल्यू वो क्या लिखी गई, एप्सिलॉन 0 इंटू के की वैल्यू के इज द फंक्शन ऑफ वाई, एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी, एरिया क्या लिखूं, ए इंटू डी वाई, ये साइड्स ए है तो थिकनेस आपने डी वाई काटा है तो ए इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई सिपरेशन कितना, सिपरेशन इनके बीच की सिपरेशन कितना है, इस डाइलेक्ट्रिक के बीच की जो सिपरेशन है वो कितना है, डाइलेक्ट्रिक के बीच की सिपरेशन सर डी वाई थिकनेस है, कितना, डी वाई थिकनेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो प्लेट्स का एरिया है ये गलत लिखा है, ये एरिया क्या है, ये वाला सर एरिया है, ये पूरा सरफेस एरिया है तो सर ये ए स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब ये आपस में कैसे हैं, आपस में बहुत सारी प्लेट्स होंगी तो मतलब 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/DC1, DC1 इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके D तक, 0 से लेके D तक अगर इंटीग्रेट करें वैल्यू कितना, 0 से D 1/DC1 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 के वाई के द फंक्शन ऑफ वाई ए स्क्वायर इंटू डी वाई। सर ये इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से इसको आंसर निकालते हैं। कैपेसिटर के केस में एक बार जेई में एक क्वेश्चन आया, उसकी बात करते हैं। उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो वेरिएबल कैपेसिटेंस पे था, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स जो था वो एक्स में भी वेरी हो रहा था, वाई में भी वेरी हो रहा था। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाएं और कैसे करेंगे वो, अगर वेरिएशन आ जाए एक्स और वाई में, तो सर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, ऐसे वेरिएशन में ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये एक्स था, ये वाई, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे पूछा ये गया था कि अगर इसको यहाँ पे मिला दें, लेट अस सपोज यहाँ पे मिला दें और ये यहाँ पे मिला दें ऐसे, तो बेसिकली ये जो प्लेन तैयार हुआ, ये वाला, ये जो प्लेन तैयार हो रहा है, इस प्लेन ने इस स्लैब को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो एक पार्ट आपके पास क्या हो गया, एक पार्ट क्या हुआ कि यहां पे ये K1 दिया है। क्या दिया? K1। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं, यहां दिया था, इसका पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ऊपर वाले का K2 है। तो अगर ये इसमें जो है ये K1 दिया है, ऊपर वाले का K2, तो ये वाला इसके ऊपर वाला जो ये ब्लू वाला है, दिस ब्लू पार्ट इज K2, ये K2 है। तो x पे जा करके, कितने पे? x पे जा करके dx स्ट्रिप का, कितना? dx स्ट्रिप का अगर मैं काटूं तो लेट अस सपोज इसकी जो हाइट हुई ये y हुई, इतना
वाई हुई। तो यहाँ पे अगर देखें तो थीटा है, थीटा बराबर tan थीटा बराबर, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो d है, और ये आपके पास लेंथ दिया था l है टोटल और विड्थ b है, ये दिया था क्वेश्चन। तो सर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस d बाई एल इज इक्वल टू y बाई एक्स, y बाई एक्स। तो y की जो वैल्यू y इज इक्वल टू d इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल। सर ये y आ गया। तो यहाँ पे जो DC1 लिखा गया, DC1 इसकी वैल्यू क्या लिखी गई बोलो, एप्सिलॉन 0 K1 एप्सिलॉन 0 KA बाई डी। एरिया कितना, एरिया अगर आप ध्यान से देखें ये एरिया, ये वाला एरिया, दिस वन इज द एरिया, b इंटू डी एक्स। क्या लिखा गया, b इंटू डी एक्स, b इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई सेपरेशन। इनके बीच की दूरी क्या है, y है। तो ये हो गया DC1। और ये वाली जो ये वाला आया इसकी DC2 क्या लिखा गया, एप्सिलॉन 0 K2 इंटू इसकी थिकनेस वही b इंटू डी एक्स, इसकी भी थिकनेस b इंटू डी एक्स। अंतर क्या है इसकी, अब ये दूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स। अगर ये और ये आपस में कैसे हैं, अगर इनको 3 डायमेंशनल फिगर में अगर मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं तो ये और ये आपस में कैसे हैं, सीरीज हैं। तो सीरीज में 1 बाई डी सी बराबर 1 बाई DC1 प्लस 1 बाई DC2। 1 बाई DC1 की वैल्यू अब मुझे पता है क्या, एप्सिलॉन 0 K1 b इंटू डी एक्स, दिस इज DC1, यहाँ पे ऊपर y चला गया, प्लस 1 बाई DC2। तो वैल्यू कितना, एप्सिलॉन 0 K2 b इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई d माइनस एक्स। तो यहाँ पे कॉमन ले लें, जो कॉमन चीज़ आ रही है कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान से, 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू b इंटू डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन, b इंटू डी एक्स क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, y अपान K1 प्लस d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई K2, d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई K2, या K1 K2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1 अपान एप्सिलॉन 0 b इंटू डी एक्स, यहाँ पे K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई y इंटू K2 प्लस d माइनस एक्स इंटू K1, d माइनस एक्स इंटू K1। अब यहाँ से चूंकि मुझे K1 K2 आ गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, तो देखें y इंटू K2 और यहाँ पे K1 इंटू डी माइनस K1 इंटू एक्स। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाई डी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लें कॉमन, किस चीज़ का ले लें, y ले लेंगे कॉमन, तो d माइनस एक्स, d माइनस वाई, d माइनस एक्स नहीं, d माइनस वाई, d माइनस वाई, y अगर ये है तो ये वाला कितना, d माइनस वाई, यस d माइनस वाई, d माइनस एक्स नहीं, d माइनस वाई, यस ऑल राइट, d माइनस वाई। तो सर यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यू हो गई। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 अपान एप्सिलॉन 0 b इंटू डी एक्स, b इंटू डी एक्स, यहाँ पे वैल्यू कितनी, K1 K2, ये वैल्यू कितना, y इंटू K2 प्लस K1 इंटू डी
प्लस K1 इंटू डी माइनस K1y ये आ गया। अब इसको बस क्या करें, DC1 चाहिए था तो DC बराबर इसको उल्टा करके रख देंगे, तो एप्सिलॉन 0 इंटू बी इंटू डी एक्स K1 K2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ले लें y कॉमन, y और y कॉमन ले लें तो y कॉमन K2 माइनस K1 प्लस K1d ये आ गया। अब बस इसको इंटीग्रेट करना था, कुछ नहीं करना था, इलिमिनेट करके dx पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dx। अब dx की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें, मुझे dy अगर यहाँ आप लिखें तो dy बराबर l, यहाँ से l मल्टीप्लाई, तो l इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, l इंटू डी वाई बराबर d इंटू डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन dx हो गया, इसका 1 हो गया सर। तो हमें क्या चाहिए सर, dx चाहिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx इज नथिंग बट l बाई डी इंटू डी वाई, तो l बाई डी इंटू डी वाई यहाँ पर ले जा करके ये वैल्यू रख देंगे dx की, तो dc की वैल्यू आपके पास एप्सिलॉन 0 b इंटू K1 K2 ये बाहर रख लें, और dx के जगह पे ये l बाई डी, तो l बाई डी भी बाहर होगा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई ये दिस वन डिवाइडेड बाई y इंटू K2 माइनस K1 प्लस K1d। अब ये आपके पास आ गया। अभी ये इस पूरे टर्म को आप u लेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन का ये चाहिए, 0 से लेके d तक, चूँकि आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो तो 0 टू d आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, तो वो सी इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, सी इक्विवेलेंट। तो इस टाइप का जो है आपके पास क्वेश्चंस आए हैं जेईई एडवांस में। तो आपको कैसा लगा लेक्चर वो ज़रूर फीडबैक बताएं। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर फीडबैक में दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो बनाता रहूँगा, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास 11th, क्लास 12th, जेईई और नीट का पूरा सही प्रॉपर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस पर प्लीज़ वॉच करें। जहाँ पर न समझ में आ रहा है कमेंट करें, फ़ोन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।